पाठ नंबर 16। मैं उद्घोषक आनंद सिंह द्वारा लिखित, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर परमेश्वर सवड़े, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर आनंद सिंह जी क्या बताते हैं उद्घोषक के बारे में, तो हम ये देखने वाले हैं। देखिए वो क्या बताते हैं। तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंच पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की है। इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरी प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। अब देखिए आनंद सिंह यह बताते हैं कि जो राष्ट्र से संबंधित हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंधित हो, उसके लिए विषय का ज्ञाता होना बहुत आवश्यक है। जिस विषय में भी हमें सूत्र संचालन करना है या एंकरिंग करना है, तो विषयों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कड़ी साधना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, रियाज करना पड़ता है, तब भाषा हमें अच्छी आती है। और भाषा का अध्ययन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी विषय का ज्ञान हमें अगर प्राप्त करना है तो गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। मूल बेसिक तक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करनी होती है, तब हमें वह ज्ञान मिलता है। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंच पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की है। यह आनंद सिंह जी बताते हैं कि जो आकाशवाणी के कार्यक्रम हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हैं, और उन्होंने 29 वर्ष में आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंच का अच्छी तरह से संचालन किया है। और इसलिए वो बताते हैं कि इस वजह से मेरे व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। मैं ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, इसके लिए बहुत अध्ययन किया है, कड़ी साधना की है, तब मैं अच्छे सूत्र संचालक, मंच संचालक या एंकर बन गया हो, ये वो बताते हैं। इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है कि उन्होंने बताया है कि इस विषय में मैं सफल क्यों हुआ, इसकी भी कोई वजह है। तो वो बताते हैं कि मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। जो एंकर होता है या प्रस्तुतिकरण होता है, उसी पर कार्यक्रम अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो निर्भर होता है। तो उन्होंने बताया है कि कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण ही मेरा सब कुछ रहा है, और मैंने सार्वजनिक जीवन हो या आकाशवाणी हो बहुत अच्छी सेवा की है, और इसी वजह से मैं एक अच्छा एंकर बन गया हूँ। तो ये एंकर बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कड़ी मेहनत, लगन और कड़ी साधना, विषय का ज्ञाता होना बहुत जरूरी मानते हैं। और आगे क्या कहते हैं लेखक देखेंगे। मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बने रहे। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। एंकर, उद्घोषक का व्यक्तित्व दर्शक की पहली नजर से ही सामने आता है। यतियो उनका परिधान, वेशभूषा, केस सज्जा इत्यादि सहज व गरिमामय होनी चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है, तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतार कर श्रोता तक पहुंचता है। कि उन्होंने बताया है कि मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि कार्यक्रम कोई भी हो,
मंच की गरिमा बनी रहे। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। वो बताते हैं कि कार्यक्रम कोई भी क्यों ना हो, मंच की गरिमा बनी रहना चाहिए। कार्यक्रम किसी का बर्थडे पार्टी हो, सार्वजनिक हो, टीवी वाला हो या आकाशवाणी पर हो, मंच की गरिमा बनी रहनी चाहिए। मंच पर हमेशा अच्छी उत्साहवर्धक वातावरण होना चाहिए, सभी की नजरें खिली होना चाहिए। ये गरिमा बनाना बहुत जरूरी होता है, ये वह हमें बताते हैं। मंची आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। ये जो मंच रहता है उस पर आने वाला पहला व्यक्ति मंच संचालक ही होता है। एंकर उद्घोषक का व्यक्तित्व दर्शक की पहली नजर में ही सामने आता है। वो कहते हैं जो श्रोतागण होते हैं या दर्शक होते हैं, उनको सबसे सामने पहला दिखने वाला कोई अगर व्यक्ति होता है तो वो होता है उद्घोषक यानी एंकरिंग। तो इसलिए एंकरिंग का सबको ध्यान में रखकर अपना सब कुछ अच्छी तरह से मंच पर परिधान करना होता है। उसका परिधान, केशभूषा, केश सज्जा इत्यादि सहज व गरिमामय होनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि उसने कौन सा ड्रेस परिधान किया है, यह भी वो निर्भर करता है। वेशभूषा, आपने जैसा कार्यक्रम होगा उसी के तहत अपनी वेशभूषा होनी चाहिए। केश सज्जा अच्छी तरह से होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए और अपनी भाषा सहज और गरिमामय होनी चाहिए। अपनी जो भाषा है वह सहज होना चाहिए और गरिमामय होनी चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वो मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतारकर श्रोता तक पहुंचता है। उन्होंने बताया है कि एंकर या उद्घोषक जब मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास उनके शब्दों में उतारकर श्रोता तक पहुंचता है। व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए और जो भाषा में बात करता है उस भाषा में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी होता है। आत्मविश्वास कब होता है? जब हम पूरी तैयारी करते हैं तब हमें आत्मविश्वास होता है। जैसे कोई परीक्षा नजदीक आती है और जब हम कोई परीक्षा के लिए जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जब जाते हैं तब हमें आत्मविश्वास होता है कि नहीं, इस परीक्षा में मैं अच्छी तरह से अंक लेकर पास हो जाऊंगा। तो उसी तरह का आत्मविश्वास मनुष्य में होना चाहिए। सूत्र संचालन करते हुए व्यक्तित्व अच्छा होने के साथ ही साथ उसका आत्मविश्वास अच्छा होना चाहिए। अध्ययन करके जाना चाहिए, संहिता पढ़कर जाना चाहिए, तब वह श्रोता तक पहुंचता है। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धक उसके मुख्य गुण है। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। बीच बीच में प्रसंग अनुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेरो शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग करता हूं। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज्यादा है और हंसती भी ज्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाब की तरह, वगैरह वगैरह वगैरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती और बोलती बहुत ज्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर लेखक ने बताया है कि अच्छे एंकर होने के लिए सतर्कता होना बहुत जरूरी है। जब मंच पर हम मंच संचालन करते हैं तब हमेशा चौकन्ना रहना बहुत जरूरी होती है। जब भी अध्यक्षीय समारोह जो मानवीय होते हैं उन्होंने अगर कुछ संकेत किया तो तुरंत उनके पास पहुंचना होता है और कुछ बातों में वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो समझ लेना चाहिए और जो भी बात है उनकी सहजता से लेना चाहिए। जो भी कहते हैं उन्हें गौर से, सहजता से उनका स्वीकार करना चाहिए। और उत्साहवर्धक मुख्य गुण है एंकर के। उत्साहवर्धक, हमेशा उत्साह बने हुए होना चाहिए। मंच कार्यक्रम यशस्विता वह एंकर पर निर्भर करती है। तो वो बताते हैं कि उसका उत्साह वर्धा
उत्साहवर्धक होना चाहिए। हमेशा जो श्रोतागण है उन्हें देखकर हमेशा उत्साह से भरे होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। और वह बताते हैं लेखक कि उनके कार्यक्रम का आरंभ हमेशा जिज्ञासा भरा होता है। उसमें पीछे एक जिज्ञासा रहती, आस लगी हुई रहती है, अब इसके बाद क्या और इसके बाद क्या, इस तरह से जिज्ञासा भरी हुई रहती है। और लोग हमेशा श्रोताओं का भाषण या जो भी कार्यक्रम है सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। बीच बीच में प्रसंग अनुसार कोई रोचक दृष्टांत बताना। और वो बताते हैं कि जब ये सूत्र संचालन चलता है, एंकरिंग चलता है, तो बीच बीच में प्रसंग अनुसार कोई रोचक दृष्टांत बताना चाहिए, या शेर व शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग करना चाहिए। और वो बताते हैं कि अपना कार्यक्रम अच्छा होने के लिए प्रसंग अनुसार कोई दृष्टांत बताना, या शेरी शायरी पढ़ना, या कविताओं के अंश पढ़ना। कि मान लीजिए कोई काव्य सम्मेलन हो रहा है, तो ऐसे में जो अच्छी कविता है वो उसको पढ़ना। या कभी कभार हमारे मशहूर कवि है जिनका नाम हमेशा लिया जाता है, वो ऐसे कवियों का नाम का जिक्र करना और उनका कोई पद्य किसी के सामने प्रस्तुत करना, वो बहुत अच्छा रहता है। तो जो कवि अच्छे रहते हैं उनकी कविताओं का थोड़ा अंश अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छे रहते हैं। हिंदी के कुमार विश्वास बहुत अच्छे कवि हैं, तो इनकी अगर कोई कविता का अंश है तो वो पढ़कर बताना चाहिए, ताकि वह अच्छा रहता है। उन्होंने यहाँ पर एक जिक्र किया है कि यह कार्यक्रम में वक्ता महिला की तुलना मैंने गुलाब से करते हुए कहा था कि महिलाएं बोलती भी ज्यादा है और हंसती भी ज्यादा है। उन्होंने यूं भी एक महिला वक्ता थी, तो उनके बारे में यह उन्होंने बात की थी कि जो महिला है वो गुलाब की तरह होती है, जो कि बोलती भी ज्यादा है और हंसती भी ज्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाब की तरह। जैसा गुलाब खिला हुआ रहता है, सबको प्रसन्न करता है, मनमोहित करता है, उसी तरह ये औरत होती है जो कि बोलती भी ज्यादा है और हंसती ज्यादा है। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने भी उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिला हंसती भी और बोलती भी बहुत ज्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से ये कहना चाहूंगा। जब इस तरह की बात हुई तब महिलाओं के बारे में उन्होंने क्या कहा ये हम देखेंगे। देखिए वो क्या कहते हैं। कि हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज्यादा है, पर ज्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। अरे इस तरह से उन्होंने एक काव्य पंक्तियां बताकर या एक शेर शायरी की तरह औरतें किस तरह से होते हैं इसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया। और वो बताते हैं हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज्यादा है, पर ज्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। और कहते हैं लेखक कि मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षिप्त में कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हो तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। विभिन्न विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समय अनुसार प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। यहाँ पर वो बताते हैं कि जिस तरह से जो कि महिला के लिए उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, और महिलाएं हंसती भी ज्यादा है, बोलती भी ज्यादा है, और उसी के साथ ज्यादा बोलने वालों को दिल में भी दर्द छुपा होता है, मगर वो हंसने से टालते हैं।
तो इस तरह की जब उन्होंने बात कही तो स्वयं लेखक बता रहे हैं कि बहुत तालियां बजी थी। तो जो महिलाएं थी वो तो मेरी प्रशंसक हो ही गई, मेरी हमेशा स्तुति करने लगी। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। उन्होंने कहा कि आप अच्छा सूत्र संचालन करते हो, बहुत अच्छे एंकर हो, बढ़िया आप सूत्र संचालन करते हो। आज संक्षेप में उन्होंने बताया है, कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हो तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। वो बताते हैं कि जो कोई भी कार्यक्रम क्यों ना हो, हास्य भरा चुटकुला बता देना या कोई प्रसंग सुना देता हो तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। कार्यक्रम बोझिल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमेशा कोई चुटकुला सुना देना, कोई शेरो शायरी करना या कोई कविता का प्रसंग सुना देना, इसलिए कार्यक्रम को चार चांद लग जाते हैं। विभिन्न विषयों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और उसी के साथ लेखक हमें बताते हैं कौन सा ही कार्यक्रम क्यों ना हो जाए, हमें विभिन्न विषयों का अगर ज्ञान रहा तो हम आत्मविश्वास के साथ कार्यक्रम को सुचारू ढंग से बनाते हैं। कार्यक्रम कोई हो, कोई भी क्यों ना हो, भाषा का समय अनुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। कार्यक्रम बर्थडे पार्टी हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या हिंदी दिवस समारोह हो, भाषा का समय अनुसार या समय अनुकूल प्रयोग किया तो कार्यक्रम की गरिमा बढ़ती है। और हमेशा मैं ऐसा करते आ रहा हूं। तो इस तरह से सूत्र संचालक अगर बनना है तो हमें भाषा का समानुकूल प्रयोग करने की अच्छी तरह से बात आनी चाहिए और हमें वो करना चाहिए और हास्य से भरा कोई चुटकुला बता देना चाहिए। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ने रहना आवश्यक है और वो इसलिए बताते हैं कि हमेशा हमारी पढ़ाई जारी रखना चाहिए निरंतर। जिस तरह से बहता हुआ पानी कभी रुकता नहीं, वो बहता ही रहता है, उसी तरह मनुष्य ने हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। जो निरंतर पढ़ते रहता है उसकी भाषा सुमधुर हो जाती है, अच्छी बन जाती है। तो इस तरह से लेखक ने अच्छा कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया है और एंकर बनने के लिए इन गुणों की आवश्यकता बताई है। मैं भी जब छोटा था तो रोज शाम के समय नगर वाचनालय में जाता था। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ता था। बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनना बेहद पसंद था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि वह जब छोटे थे तब रोज शाम के समय जो नगर में वाचनालय था वहां वो जाते थे और अलग अलग तरह से पत्र पत्रिकाएं जो मासिक होती थी, पाक्षिक होती थी, वो पढ़ते थे। जैसे चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा, वो जैसी पत्रिका पढ़ते थे। और इस पढ़ने की वजह से उनकी भाषा समृद्ध बन गई और निरंतर अध्ययन करने से इस भाषा में बहुत सारा बदलाव आ गया। और वो बताते हैं लेखक कि इस तरह के मैं बचपन से ही पढ़ता आ रहा था और इसका फायदा मुझे सूत्र संचालन करते समय हो गया। जब वो बड़े हो गए तब उन्होंने धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट आदि मासिक तथा पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगे। इस पढ़ने की वजह से उनकी रुचि बढ़ गई और हमेशा नए नए पत्र पत्रिकाएं वो पढ़ने लगे थे। रेडियो के लिए विविध कार्यक्रमों का सुनना बेहद पसंद था। रेडियो पर जो विविध भारती, आपकी फरमाइश, किसी की मुलाकात, चर्चा आदि जो कार्यक्रम हुआ करते थे
ये बहुत पसंद आते थे, वो सुनते थे, और ये सुनने के वजह से उनका दायरा बड़ा समृद्ध हो गया, और इसी वजह से वो एक सफल सूत्र संचालक एंकरिंग करने लगे हैं। रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनना बेहद पसंद करते थे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी। और वो बताते हैं कि इतने सारा मुझे पढ़ने की वजह से वो मेरा प्रेरणादायक रही और सूत्र संचालन का वो आधार स्तंभ बनी, और इसी वजह से मैंने बहुत अच्छी तरह का सूत्र संचालन करने का कार्य किया है, और ये मेरी प्रेरणा रही है। इस तरह से वो यहाँ पर बताते हैं। देखिए आगे और वो क्या कहते हैं। मैं उद्घोषक मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूँ, और श्रोता ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हूं। मैं भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था। 29 वर्ष तक मैंने वहां अपनी सेवाएं प्रदान की, इसका मुझे गर्व है। और वो बताते हैं कि मैं उद्घोषक मंच संचालक की भूमिका पूरे निष्ठा से निभाता रहा हूँ, और श्रोता ने मुझे अपार स्नेह तथा यश से समृद्ध किया है। जो श्रोतागण है वो हमेशा मुझे उत्साह देते रहे, और इस वजह से मेरा यश और कृति समृद्ध हो गई, और मुझे बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे पुरस्कारों से मुझे सम्मानित किया है। मैं भी शुरू में मैंने विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था, और उसमें मेरा चयन हुआ था। 29 वर्ष तक मैंने वहां अपनी सेवाएं प्रदान की, इसका मुझे गर्व है। उन्होंने बताया कि 29 वर्ष तक मैंने जो आकाशवाणी के लिए सेवा की, इसका मुझे गर्व है, और मैंने सार्वजनिक जीवन में आकाशवाणी पर भी बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं उद्घोषक हूं, शब्दों की दुनिया में रहता हूं। जब रेडियो से बोलता हूं तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूं। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई भी चेहरा नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांवों तक पहुंच जाता हूं। जब एंकर बन जाता हूं तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूं। आप मुझे आवाज के पर्दे पर देखते हैं, मैं उद्घोषक हूं, मैं एंकर हूं। और वो बताते हैं कि मैं उद्घोषक हूं, मैं एंकर हूं, मैं सूत्र संचालक हूं, शब्दों की दुनिया में रहता हूं। जब रेडियो से बोलता हूं तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हो। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांवों तक पहुंच जाता हूं। वो बताते हैं कि मेरा कोई चेहरा नहीं होता, सिर्फ मेरी आवाज की दुनिया होती है, और आवाज की दुनिया में मैं रहता हूं, और हवाओं की पालकी पर सवार होकर दूर गांवों तक पहुंच जाता हूं। और मैं एंकर हूं, आप मुझे आवाज के पर्दे से देखते हैं, मैं उद्घोषक हूं, मैं एंकर हूं। और इस तरह से वो बताते हैं कि मैं एंकर होने की वजह से कभी कभार आपको दिखाई नहीं देता, मगर मेरी आवाज से आप महसूस कर सकते हो कि मैं एंकर हूं, मैं उद्घोषक हूं। अब इस एंकर में या सूत्र संचालक के लिए रोजगार के अवसर है या नहीं, इसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो उसके लिए भी बहुत सारे अवसर है, तो उन्होंने क्या बताया ये हम देख लेंगे। इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा। लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोजगार मिलता है, पर मैं आज तक के अपने अनुभव से कहता हूं कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार का या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है।
विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर सुअवसर है। इसमें आप नाम तथा दाम, मतलब अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं और कुछ पैसे भी पा सकते हैं। और मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। और वो बताते हैं जो लोग भाषा का गहराई से अध्ययन करते हैं उनमें बहुत सारा रोजगार पा सकते हैं। और कभी कभार लोग भी मुझे भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन करके क्या करेंगे, क्या इससे रोजगार मिल सकता है, पर आनंद जी बताते हैं कि मैं आज तक के अनुभव के सहज कहना चाहता हूं कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं जाता। और उन्होंने इनके अनुभव के बलबूते पर बताया है कि सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भाषा का अध्ययन करने वाला छात्र कभी बेकार नहीं रहता। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग किसी प्रख्यात साहित्यकार के या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदय स्पर्शी बना देता है। वो बताते हैं जब आप कोई कार्यक्रम करते हो तो उसमें भाषा की शुद्धता होना चाहिए, शब्दों का चयन अच्छा करना चाहिए, उनका उचित प्रयोग करने से भाषा में या कार्यक्रम को चार चांद लग जाते हैं। या कोई प्रख्यात साहित्यकार हो या उनके व्यक्तित्व का कथन करना चाहिए, तब कार्यक्रम प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बन जाता है। और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में भी रोजगार पा सकते हैं। तो इस तरह से कार्यक्रमों को आप रोजगार दे सकते हैं। रोजगार के भी बहुत सारे सुअवसर यहाँ होते हैं। तो इस तरह से रोजगार के बहुत सारे अवसर यहाँ पर होते हैं, ऐसा आनंद सिंह जी ने हमारे सामने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर हम स्वाध्याय के बारे में देखेंगे कि इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय में आप बच्चों को आपको लिखकर लाना है। इसमें नंबर 1 है सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते, इसे स्पष्ट कीजिए। इस पाठ के आधार पर सूत्र संचालन के कार्यक्रम में आप 4 चांद लगा सकते हैं। इसको आप स्पष्ट करना है। कार्यक्रम को लेकर किस तरह से करते हैं इसको आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों को विस्तार से लिखिए। कि भाई इस उत्तम मंच संचालक या एंकर बनने के लिए कौन कौन से गुण की आवश्यकता होती है, ये आपको यहाँ पर विस्तार से लिखना है। सवाल नंबर 3 सूत्र संचालक के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। जो सूत्र संचालक के विविध प्रकार होते हैं उसको ऊपर प्रकाश डालना है। तो इस तरह से 3 सवाल आप इस पाठ पर आधारित आप लिखकर लाइए। अब व्यावहारिक प्रयोग, इसमें नंबर 1 आपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए गए हिंदी दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। जो आपने हिंदी विभाग में 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, समारोह होता है, उसको आप सूत्र संचालन कीजिए और इसको किस तरह से मनाया जाता है ये आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर बताना है। शहर के प्रसिद्ध संगीत महोत्सव के मंच संचालन कीजिए। या कभी कभार आपके कॉलेज में जो प्रसिद्ध संगीत रजनी का कार्यक्रम होता है, संगीत महोत्सव होता है, उसका सूत्र संचालन कर लीजिए। इस तरह से व्यवहार के बलबूते पर यह बताने का काम उन्होंने यहाँ पर किया है। तो ये प्रश्न उत्तर आप लिखकर लाइए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी बच्चों को धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हमेशा सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, क्योंकि दिन में भी खतरा है, रात में भी खतरा है, और इस कोरोना से बचाइए, यही मैं निवेदन करता हूं। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं।